Welcome to my channel Kundan SP Singh. Please like and subscribe my channel and comment on my teaching. ठीक है, ताकि मैं अपनी लेसन को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूं और आपको अच्छा कंटेंट मिल सके। तो डियर चिल्ड्रन, इन जो चैप्टर है ये डिपेंड है मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, बुक फर्स्ट है कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड। कॉलोनिज्म एंड कंट्री साइड का मतलब है कि ब्रिटिश में कंट्री साइड में मतलब कॉलोनिज्म का क्या इफेक्ट पड़ा, उन लोगों के ऊपर ब्रिटिश का रूल का क्या इफेक्ट पड़ा। गांव कॉलोनिज्म इन द कंट्री साइड मतलब विलेज साइड, देहात साइड में कॉलोनिज्म, उपनिवेशवाद एंड कंट्री साइड। और इसके लिए हमने बहुत से डॉक्यूमेंट को स्टडी किया है। वी हैव स्टडी मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। हम जानते हैं कि सबसे पहले जो ब्रिटिश रूल स्टैब्लिश हुआ था वो ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, एज ए ट्रेडिंग कंपनी के रूप में वो इंडिया में आई थी, सूरत में। फिर धीरे धीरे उसने इंडिया के ऊपर कैप्चर करना शुरू कर दिया। लेकिन इंडिया में सबसे पहले जो रूल स्टैब्लिश हुआ बंगाल में, उसके बारे में भी थोड़ा हम स्टडी करेंगे कि बंगाल में ही उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल रूल स्टैब्लिश क्यों किया। पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट वी सी द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो आप इस चैप्टर में समझोगे कि व्हाट व्हाट इज द कॉलोनियल रूल मीन टू द दोज हु लिव्ड इन अ कंट्री। उन लोगों के लिए कॉलोनियल रूल का क्या मतलब होता है, फॉरेन के रूल का क्या मतलब होता है, जो लोग उस समय विलेज साइड में रहते थे। ठीक है, खासकर हम इस चैप्टर की शुरुआत ही बंगाल से करेंगे कि जमींदार बंगाल से मिलेंगे कि उनके लिए जो कॉलोनियल रूल ने उनके ऊपर, उनकी लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट डाला। ठीक है, जो जमींदार के उस समय के बंगाल थे। फिर हम राजमहल में हिल में रहने वाले पहाड़ी और संथाल लोगों से मिलेंगे कि कैसे पहाड़ी लोग जो ट्राइबल लोग थे और जो संथाल लोग थे उनके ऊपर इस कॉलोनियल रूल का क्या इफेक्ट पड़ा। देन हम बॉम्बे डेक्कन की तरफ जाएंगे कि वहां पर भी उन्होंने कॉलोनियल रूल ने कैसे अपने आप को डेवलप किया और वहां के लोगों के ऊपर कॉलोनियल रूल का क्या इफेक्ट पड़ा, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे अपना रूल कंट्री साइड में स्टैब्लिश किया, उनको क्या जरूरत पड़ी विलेज साइड में अपना रूल स्टैब्लिश करने की। और अपने रूल को स्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने कौन कौन सी रेवेन्यू पॉलिसी को अडॉप्ट किया। ठीक है, और इस रेवेन्यू पॉलिसी का इंडिया में रहने वाले डिफरेंट सेक्शन के लोगों के लिए क्या मतलब था और उनकी एवरीडे लाइफ में कैसे चेंजेज आया। When the British introduced the different types of revenue policy during their tenure in India in the beginning, how was affected the people of the India or mostly the people living in the country। जब मतलब ब्रिटिश ने अपना रूल स्टैब्लिश किया विलेज साइड में, तो उनके लिए जो उन्होंने जो रेवेन्यू सेटलमेंट किया था, उस रेवेन्यू सेटलमेंट से कंट्री साइड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, उस रेवेन्यू पॉलिसी से लोगों के ऊपर लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ा, कौन सी सेक्शन को क्या क्या कितना बेनिफिट हुआ और कौन सी सेक्शन को इसका मतलब कि बैड इफेक्ट देखना पड़ा। ठीक है ना, और इस रेवेन्यू सेटलमेंट से जो लोगों की डेली लाइफ की कैसे चेंज हुई वही हम इस चैप्टर में देखें। और ब्रिटिश में आते कौन कौन से लॉ इंट्रोड्यूस किए। ठीक है, विच लॉ दे हैव टू इंट्रोड्यूस इन इंडिया व्हेन दे रूल, और इस लॉ के से लोग कितने कॉन्सिक्वेंस थे। ठीक है, इनके परिणाम क्या हुए हैं, आम लोगों की जिंदगी के ऊपर इन लॉ का क्या परिणाम हुआ। ठीक है, इन लॉ से कौन लोग रिच और कौन लोग पुअर हुए, किन लोगों को नया लैंड मिला और किन लोगों को अपना लैंड जो है अपने हाथ से उनके हाथ से चला गया, या उनकी प्रॉपर्टी उनके हाथ से चली गई जो वहां पर रह रहे थे। अब जब पेजेंट्स को रेवेन्यू देने पड़ते थे वो किन के पास जाते थे, वो किन से हेल्प लेते थे। ठीक है, वर्किंग ऑफ लॉ पर लोग क्या समझते थे और वो खुल के इनका रजिस्ट क्यों नहीं करते। जब उन्हें लगता था ये लॉ उनके लिए हेल्पफुल नहीं है तो वो इनके ऊपर मतलब रजिस्ट क्यों नहीं करते थे। ठीक है, विरोध करने पर हिचकिचाते क्यों थे, लॉज के विरोध करने पर हिचकिचाते क्यों थे, और ये लॉ कैसे ऑपरेट होने चाहिए वो क्यों नहीं बोलते थे, उनको कैसे मॉडिफाई करना चाहिए, उसमें कैसे जब वो कैसे फेरबदल बाद में किया गया। तो ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और हम इस चैप्टर को समझने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट सोर्स की स्टडी करेंगे। ठीक है, जो इस चैप्टर की हिस्ट्री बनाने में हमारे लिए हेल्पफुल रहे। ठीक है, हिस्टोरियन ने डिफरेंट डिफरेंट सोर्स को कैसे इंटरप्ट किया,
कैसे उन्होंने मॉडर्न इंडियन की हिस्ट्री बनाई, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स जो ब्रिटिश के द्वारा छोड़े गए या कोई ट्रेवलर के द्वारा छोड़े गए, कौन कौन से रेवेन्यू रिकॉर्ड जो हिस्टोरियन के लिए हेल्पफुल रहे मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री बनाने के, खासकर इस टाइम पे 17th सेंचुरी से लेके जब हम पूरी बुक में हम 1947 तक पढ़ेंगे। हमें सबसे पहले पता है ब्रिटिश रूल जो है बंगाल में स्टैब्लिश हुआ, कौन कौन से रेवेन्यू रिकॉर्ड हिस्टोरियन ने स्टडी किए, कौन कौन से सर्वे, ठीक है, कौन कौन से सर्वेक्षण उन्होंने किए, कौन कौन से जर्नल ने उनकी हेल्प ली और कौन कौन से अकाउंट आज उनके लिए हेल्पफुल रहे जो छोड़े गए हिस्टोरियन के द्वारा, ट्रेवलर के द्वारा, ठीक है ना, और कौन कौन सी रिपोर्ट को उन्होंने, कौन कौन सी रिपोर्ट की हेल्प ली जिससे इस चैप्टर की हिस्ट्री को बनाया जाए। आई होप आपको जो इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। चैप्टर के आगे बढ़ने से पहले, इसको समझने से पहले हम देखते हैं कि इंडिया में ब्रिटिश रूल कब स्टैब्लिश हुआ था। व्हेन वाज द ब्रिटिश रूल वाज स्टैब्लिश्ड इन इंडिया। तो उसके लिए वी हैव नोट अनदर पीपीडी, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया में सबसे पहले ब्रिटिश रूल कब स्टैब्लिश हुआ। व्हेन वाज इंडिया द स्टैब्लिश रूल। देखो जब ब्रिटिश इंडिया में शुरू में आए ड्यूरिंग द 1608 में, व्हेन द ब्रिटिश कम टू द 1608 में, जब ब्रिटिश इंडिया में आए, देखो इंडिया में सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले इंडिया में आया था वास्को डिगामा, वाई डी केप ऑफ गुड होप को पार करता हुआ इंडिया में वास्को डिगामा कोझीकोड में पहुंचा। ये डेक्कन वाला पार्ट है जहां, जिसको हम पेंसुला भी कहते हैं, जो 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ होता है। तो जहां पर सबसे पहले वास्को डिगामा पहुंचा, उसके पीछे बहुत सी फॉरेन की कंपनी इंडिया में आना शुरू हो जाती। 1498 में वास्को डिगामा आए, उसके बाद बहुत सी फॉरेन कंट्रियां हमारे इंडिया में ट्रेड करने के लिए आती है, जैसे पुर्तगीज सबसे पहले आते हैं, फिर स्पेनिश स्पेन के लोग आते हैं, और सबसे ज्यादा तक रूल करने वाले वो हमारी कंट्री में होते हैं, और जिनके बीच में आपस में कंपटीशन में बहुत हो, फ्रांस के लोग, फ्रांसीसी भी लोग आते हैं और ब्रिटिश के लोग भी एज ए ट्रेडर के रूप में रहते। इंडिया में सबसे पहले ट्रेडर के रूप में आते हैं ब्रिटिश, ठीक है। इन 1608 में ये गुजरात को पार करते हुए सूरत में पहुंच के अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं। उस समय इंडिया में जहांगीर का रूल था, ठीक है। विलियम्स हॉकिंस जो है इंडिया में ट्रेड करने के लिए जहांगीर से परमिशन लेते हैं, लेकिन जहांगीर उनको परमिशन नहीं देते क्योंकि ऑलरेडी पोर्टुगीज जहां पर ट्रेड कर रहे होते हैं। इन दैट टाइम डच आल्सो डूइंग द ट्रेड इन इंडिया, और इससे इंडिया को काफी ज्यादा रेवेन्यू मिला, इसलिए जहांगीर उनको परमिशन नहीं देते। काफी स्ट्रगल करने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया वहां पर अपनी कंपनी लगाती है जहां जहां पर मुगल का रूल नहीं होता, क्योंकि जहां जहां पर मुगल का रूल है वहां पर वो ट्रेड उनको करने नहीं देना चाहते, क्योंकि उनको ट्रेड करने की परमिशन मुगल रूल ने डच को दे रखी थी, ठीक है। जब जहां मतलब औरंगजेब की डेथ होती है इन 1707 में, इन द 1707 व्हेन द औरंगजेब वाज डाइड, ठीक है, व्हेन द औरंगजेब वाज डाइड, उस समय क्या होता है कि जो मुगल के जो गवर्नर होते हैं, ठीक है, कुछ मराठास होते हैं, कुछ सिख्स होते हैं, वो अपने अपनी टेरिटरी बना लेते हैं, वो इंडिया में अपना अपना रूल गवर्न करना शुरू कर देते हैं। इस समय उस समय ब्रिटिश को मौका मिला, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को मौका मिल जाता है अपना रूल स्टैब्लिश करने में। और ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि मेरा जो है बंगाल साइड में रूल स्टैब्लिश हो जाए। देखो बंगाल में जैसे ही मतलब कि नए जो बंगाल के नवाब बनते हैं, सिराजुद्दौला, ठीक है ना, सिराजुद्दौला जब नवाब बनते हैं तो वो जो इंडिया में कुछ परमिशन दे रखी थी ब्रिटिश को ट्रेड करने के लिए, सिराजुद्दौला उसके ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, कि आप जब भी ट्रेड कर सकते जब हमें आप खूब सारा रेवेन्यू लगाएंगे, क्योंकि सिराजुद्दौला का पता था कि ये लोग पॉलिटिकल सिस्टम में भी इंटरफेयर करना शुरू कर देंगे। इसी बीच कंपनी सिराजुद्दौला के रूल को अच्छा नहीं समझी, क्योंकि सिराजुद्दौला उनको परमिशन नहीं देते ज्यादा ट्रेड करने के लिए। तो फिर कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में एक बैटल ऑफ प्लासी होती है 1757 में। ड्यूरिंग द 1757 देयर वाज बैटल ऑफ प्लासी बिटवीन सिराजुद्दौला एंड रोबिट क्लीव जो है, मतलब इस बार का
उसकी तरफ से हेड इस बार का नेतृत्व कर रहे थे, इसे कहते हैं बैटला प्लासी। बैटला प्लासी में फ्रांस के लोग जो है मतलब सिराजुद्दौला का साथ देते, लेकिन सिराजुद्दौला के खुद के कुछ कम लोग जैसे मीर जाफर जो उसका दीवान होता है वो जाके ब्रिटिश से मिल जाता है, क्योंकि वो खुद क्या बनना चाहता था, नवाब बनना चाहता था बंगाल का। ठीक है। इससे पहले सिराजुद्दौला 16 जून को 1756 के जो इन्होंने एक अपना फोर्ट बनाया, विलियम फोर्ट, उसके ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि वो एक ऐसा फोर्ट है जहां पर इन्होंने अपनी काफी ज्यादा आर्मी भी लगा रखी थी। ठीक है। जब ये उसके ऊपर अटैक करता है, उस फोर्ट के उसने काफी ब्रिटिश को कैद भी करा, जिसको ब्लैक हॉल ट्रेजी के, इसी का बदला लेना भी चाहते थे मतलब ब्रिटिश के लोग इसे। वो कुछ लोगों को अपने साथ मिला लेते, जैसे मीर जाफर, ठीक है, जगत सेठ। मीर जाफर जो दीवान होता है, मीर बख्शी होता है, वो ब्रिटिश के साथ जाके मिल जाता है बैटला प्लासी में। ठीक है। फिर जगत सेठ मनी मारवाड़ी बैंकर होता है, वो भी जाके ब्रिटिश के साथ मिल जाता है, ओमनी चंद हो जाता है। तो बैटला प्लासी में सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। ठीक है। जब सिराजुद्दौला की हार हो जाती है तो वो ब्रिटिश को मौका मिल जाता है कहां पर रूल करने का, बंगाल में अपना रूल स्टैब्लिश करने का मौका मिल जाता है। उस समय बंगाल एक बहुत बड़ा स्टेट हुआ करता है, जिसमें जिसके अंदर बंगाल उस समय एक बहुत बड़ा स्टेट होता है, जिसके अंदर उड़ीसा भी आता था, ठीक है, जिसके अंदर बिहार भी आता था, और जिसके अंदर खुद बंगाल भी का पूरा आता। और बंगाल को उस समय लैंड काफी ज्यादा फर्टाइल था। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि बंगाल में जैसे ही ब्रिटिश का रूल एस्टेब्लिश हुआ, उसी समय बंगाल में कुछ समय के लिए काफी ज्यादा फेमाइन पड़ना भी शुरू हो जाता है। और सबसे ज्यादा ब्रिटिश को प्रॉब्लम आती है रेवेन्यू की आफ्टर दी बैटल ऑफ प्लासी। हालांकि ब्रिटिश का रूल वहां पर एस्टेब्लिश हो चुका है, लेकिन ब्रिटिश के रूल के स्टैब्लिश होने के बाद 3-4 सालों के बाद बंगाल में काफी ज्यादा फेमाइन पड़ना शुरू हो जाता है, जिससे बंगाल में की कंडीशन काफी डिट्रैक्टेड हो जाती है। वहां इनको रेवेन्यू मिलना कम हो जाता है। ठीक है। धीरे धीरे यहीं से बंगाल से वो इंडिया के अगले अगले पार्ट में जाना शुरू करते हैं, जैसे राजमहल हिल में इंटर होते हैं, ट्राइबल विलेज में इंटर, क्योंकि उनको एग्रीकल्चर लैंड बनाने थे रेवेन्यू के लिए। तो यही यहीं से हमारे इंडिया में बंगाल के कॉन्केस्ट के साथ ही इंडिया में ब्रिटिश रूल स्टैब्लिश हो जाता है। आपको बैकग्राउंड अच्छी तरह समझ आ गया होगा इस चैप्टर का कि बंगाल से ही रूल कैसे स्टैब्लिश, और फिर बंगाल में आके इन्होंने बाद में क्या किया। ठीक है। तो लेट अस होप अब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं कि बंगाल के बाद इन्होंने जमींदार के साथ, वहां के जमींदार के साथ क्या किया, वहां कौन कौन से रेवेन्यू सेटलमेंट लगाए, विच रेवेन्यू सेटलमेंट दे हैव अम्पोज इन ए बंगाल। ठीक है। तो इसी को हम आगे अभी देखते हैं। नाउ इंट्रोडक्शन में हमने देख लिया कॉलोनी रूल फर्स्ट स्टैब्लिश इन बंगाल। ठीक है। ब्रिटिश ने क्या किया, बंगाल को रीऑर्डर करना शुरू कर दिया, अपनी वहां की सोसाइटी को न्यू रिजीम में लैंड राइट को भी चेंज किया, लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करने। इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं बंगाल एंड जमींदार। ठीक है। फर्स्ट हमारा टॉपिक है बंगाल और वहां के जमींदार। अब आपको मैंने पहले बता दिया कि सबसे पहले कॉलोनियल रूल कहां पर स्टैब्लिश हुआ था, बंगाल में होता। ठीक है। बंगाल के और रूलर ऑर्डर को इन्होंने रीऑर्डर करना शुरू, दोबारा अपने ढंग से स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने जहां पर एक नया मतलब रेवेन्यू सिस्टम लगाना शुरू कर दिया, लैंड राइट लेने के लिए न्यू रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में रूल कर रही थी। ठीक है। अब एक बंगाल में ऑक्शन की जाती है। इस ऑक्शन को समझने से पहले, जो ऑक्शन क्यों की जाती है ये पहले हम समझेंगे। ठीक है। ऑक्शन को समझना कि 1797 में ब्रिटिश के द्वारा एक ऑक्शन की जाती है वर्धमान में। ठीक है। प्रेजेंट डे वर्धमान, ये एक पब्लिक इवेंट था। नंबर ऑफ महल, महल क्या था, स्टेट। ठीक है। जो बंगाल के जमींदार थे, राजा बर्धमान मतलब जो पावरफुल जमींदार, बंगाल में पावरफुल जमींदार को राजा बोला जाता था उस समय। राजा बर्धमान की जो स्टेट थी उसको नीलाम किया जा रहा था, क्योंकि बंगाल में एक नया रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, परमानेंट सेटलमेंट, जो ऑपरेशन में आया था 1793। अब ये परमानेंट सेटलमेंट क्या है, देखो जब से ब्रिटिश ने बंगाल में अपना रूल स्टैब्लिश किया था, उनको रेवेन्यू की काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। दे फेस ए
फाइनेंस प्रॉब्लम, दे फेस ए रेवेन्यू प्रॉब्लम। तो बंगाल के जो उस समय गवर्नर जनरल बनते हैं, दैट टाइम द बंगाल गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793, जो पहले एक आर्मी में मिलिट्री कमांडर का भी, आर्मी बार ऑफ इंडियन में मिलिट्री कमांडर का भी काम कर चुके होते हैं। ठीक है, तो दैट टाइम दे बिकेम ए गवर्नर ऑफ ए बंगाल। वो क्या करते हैं, बंगाल में एक न्यू रेवेन्यू सेटलमेंट, अगर इसी न्यू रेवेन्यू सेटलमेंट के तहत राजा बर्धमान की जो स्टेट को नीलाम किया जाता है, जो कि परमानेंट सेटलमेंट आया था 1793। ठीक है, क्योंकि इस अब ये परमानेंट सेटलमेंट है क्या, व्हाट वाज दिस परमानेंट सेटलमेंट, अब इसको देखते हैं। देखो, व्हेन द गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस द परमानेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इन 1793, तो उन्होंने एक परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था बंगाल में। अब ये परमानेंट सेटलमेंट है क्या, देखो परमानेंट सेटलमेंट होता है एक मतलब कि स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, इसमें क्या होता है, जमींदार को एक फिक्स रेवेन्यू कंपनी को देना होता है। अगर जमींदार वो फिक्स रेवेन्यू कंपनी को नहीं देता तो उसकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केटेड किया जाता है, सोल्ड कर दिया जाता है और अपना रेवेन्यू हायर कर लिया जाता है कंपनी के द्वारा। ठीक है, क्योंकि जमींदार ने मतलब जमींदार को एक मतलब रेवेन्यू कलेक्टर बना दिया जाता था उस समय, मतलब बंगाल साइड में। ठीक है, और शुरू परमानेंट सेटलमेंट कहाँ इंट्रोड्यूस किया, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है, और इंट्रोड्यूस किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगर कोई जमींदार अपना जो है जमींदारी जो अपना मतलब रेवेन्यू नहीं देता तो उसकी जमींदारी को बेच दिया जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी जमींदारी को बेच देती है किसी दूसरे को और अपना रेवेन्यू वहां से ले लेती है। ठीक है, जमींदार अब डायरेक्ट मतलब लोगों से फार्मर से टैक्स कलेक्ट करेगा और जाके कंपनी को देगा। अगर जमींदार टैक्स नहीं देता है, जब रेवेन्यू नहीं देता तो एक सनसेट लॉ बनाया जाता था, वन वादा सनसेट लॉ। इस सनसेट लॉ के तहत, ठीक है, इस सनसेट लॉ के अंडर उस जमींदारी की जो है परमानेंट सेटलमेंट के अंडर उसकी जमींदारी को कॉन्फिस्केटेड कर दिया जाता था, जहाँ बेच दिया जाता था। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया। अब हम देखते हैं कि जो कंपनी जो काम कर रही थी ये आके परमानेंट सेटलमेंट के अंदर ही कर रही थी। अब जहाँ थोड़ा एक हम जहाँ पर देखते हैं परमानेंट सेटलमेंट, फिर आपको समझ आ जाएगा। साल 1793 यस, लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया परमानेंट सेटलमेंट। हाँ, अब लगान हमेशा के लिए फिक्स, चाहे बारिश हो या अकाल। जमींदार सिर्फ लगान लेते हैं, न दिया तो जमीन चली जाएगी, फसल से उन्हें मतलब ही नहीं। जमींदार सिर्फ एक बिचौलिया, असली मालिक अंग्रेज। स्थायी बंदोबस्त की एक शर्त थी, सनसेट लॉ। अगर सूर्यास्त से पहले लगान नहीं चुकाया गया तो जमींदार अपनी जमीन के अधिकार खो देता था। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। अब हम देख तभी इसी के तहत जो है बर्धमान में जो नीलामी की जा रही थी। ठीक है ना, अब जब इस नीलामी में बहुत से परचेजर आते थे जमींदारी खरीदने के लिए, जो हायर बिडर होता था कलेक्टर उसको जो उसकी मतलब जमींदारी को बेच देता था। लेकिन इसमें एक टेल मतलब इस ऑक्शन में एक टेल छुपी हुई थी, एक स्टोरी छुपी हुई थी। ठीक है, जो बहुत से जो परचेजर आते थे, जब बहुत से जो परचेजर आते थे बोली बोलने के लिए, वो जमींदार के ही आदमी होते थे। ही वॉज द पर्सन ऑफ द जमींदार, ही वॉज द सर्वेंट ऑफ द जमींदार, ही वॉज द एजेंट ऑफ द राजा। ठीक है, वो अपने मास्टर की तरफ से बोली बोलते थे। तो ऐसे ही उस समय बहुत से 90% जो सेल थी ऐसे ही ऑक्शन में फिक्सेस की नीलामी जो थी वो फिक्सेस थी। ठीक है, जिसको पब्लिकली सोल्ड तो किया जाता था, लेकिन वो पब्लिकली सोल्ड करने के बाद भी जमींदार के पास ही बचे, क्योंकि वो जो बोली बोलने के लिए आते थे वो कभी जमींदार की प्रॉपर्टी को खरीदते ही नहीं थे। लास्ट में ब्रिटिश को हार के वो जमींदारी सिर्फ राजा जमींदार को ही देना पड़ती थी। इस तरह वो अपने जमींदार एक अपना बहुत बड़ा रेवेन्यू बचा लेता था और अपनी जमींदारी को भी बचा लेता। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई प्रॉब्लम क्या थी, जमींदार मतलब रेवेन्यू क्यों नहीं दे पा रहे, वाई द जमींदार डू नॉट पे द रेवेन्यू। जब आपको अंडर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आपको फिक्स रेवेन्यू ही देना है। ठीक है, चाहे आपकी क्रॉप अच्छी है और अगर आपकी क्रॉप बड़ी अच्छी है या बुरी है, आपको एक फिक्स रेवेन्यू देना। फिर भी
क्वेश्चन जहां पर जो है कि प्रॉब्लम क्या है कि अनपेड रेवेन्यू क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो यहीं से हम करेंगे कि वाई द जमींदार डू नॉट पे द रेवेन्यू अंडर द परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, जो बुक में लिखा वो तो हमने देख लिया, वर्तमान में इस तरह की एक तरह की सेल नहीं हो रही थी, 75% उस समय अंडर द परमानेंट सेटलमेंट में चेंज हो रही थी। ठीक है, जब परमानेंट सेटलमेंट ब्रिटिश के द्वारा लगाया गया तो ब्रिटिश सोचती थी कि जो हमें बंगाल को जीतने के बाद जो रेवेन्यू की क्राइसिस आ रहा है उससे इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि 70 में मैंने आपको पहले बताया 70 बंगाल की इकोनॉमी काफी ज्यादा क्राइसिस में, ठीक है, आफ्टर दी बैटल ऑफ प्लासी के बाद काफी ज्यादा बार बार फेमाइन पड़ रहे थे और ब्रिटिश को रेवेन्यू की काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। इसी रेवेन्यू की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, इसी रेवेन्यू की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट लाया अंडर द चोर अंडर दी चार कॉलोनी वाले ने परमानेंट सेटलमेंट की, उनके पास एक फिक्स रेवेन्यू आता रहेगा, फ्लो ऑफ रेवेन्यू आता रहेगा, ठीक है, और उनको प्रॉफिट मिलता रहेगा, और जो जमींदार होंगे हमें जमींदार ने हमें एक फिक्स रेवेन्यू देना और बचा हुआ रेवेन्यू वो लैंड में इन्वेस्ट करेंगे जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगी। और वो जो मतलब ब्रिटिश ये भी सोचते थे इससे क्या होगा कि एक नए तरह के फार्मर, एक नए तरह के जमींदार भी पैदा होंगे जिन जो परमानेंट सेटलमेंट के अंदर ही ग्रो होंगे और उनको वो हमारे साथ फेथफुल रहेंगे, लॉयल रहेंगे कंपनी की। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि भाई रेवेन्यू कलेक्ट करके कौन देगा, अनपेड रेवेन्यू की बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले यही पड़ा कि हम परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस कर देंगे, कंपनी ये सोची उनके रेगुलर रेवेन्यू आता रहेगा, ठीक है, कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी रेवेन्यू, ठीक है, क्योंकि कंपनी ने एक स्थायी रेवेन्यू निर्धारित कर दिया है, ठीक है, और उन्हें रेगुलरली रेवेन्यू मिलता रहेगा। और कुछ ऐसे किसान होंगे, कुछ ऐसे जमींदार होंगे जब उनको बेनिफिट होगा तो वो लैंड में इन्वेस्ट करेंगे और हमें कभी प्रॉब्लम नहीं, और कुछ नए लैंड ओनर भी पैदा होंगे, ठीक है, जो लैंड में इन्वेस्ट करके लैंड को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। यही कंपनी जो है एक उम्मीद लगा के बैठी थी और ये भी सोची कंपनी के लोग, ये जो बंगाल में लोग हैं जमींदार लोग, वो कंपनी के लॉयल रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कंपनी की तरफ से जो है रेवेन्यू कलेक्ट कौन करेगा, हु वाज कलेक्टर रेवेन्यू इन दी बिहाफ ऑफ द कंपनी। काफी सोच समझ के बाद ये पता लगाया गया कि जो गांव का एक जमींदारी है उसी को ये काम दिया जाए, विद द राजा सब एंड तलकुदार ऑफ द बंगाल, जो राजा हैं या तलकुदार हैं, ठीक है। काफी लंबे डिस्कशन के बाद यही सोचा गया कि बंगाल के राजा और तलकुदार के साथ परमानेंट सेटलमेंट मतलब इंट्रोड्यूस किया जाए, उनको ही मतलब एक रेवेन्यू कलेक्टर की ड्यूटी दी जाए, ठीक है, वही हमें अपने बिल से रेवेन्यू ला के देंगे और वो एक फिक्स रेवेन्यू होगा, ठीक है। तो जमींदार नोट, अब जमींदार क्या है, एक लैंड ओनर नहीं थे, जमींदार वाज नॉट ए लैंड ओनर इन द बट रेवेन्यू कलेक्टर ऑफ द स्टेट। अब जमींदार सिर्फ लैंड ओनर ही नहीं थे, ही वाज आल्सो कलेक्ट मतलब ही वाज आल्सो ए रेवेन्यू कलेक्टर इन द विलेज, ठीक है, वो रेवेन्यू कलेक्टर भी बन गए विलेज में कंपनी की तरफ से, ठीक है, क्योंकि जमींदार उस समय बंगाल के जमींदार काफी रिच पर्सन थे, क्योंकि उस समय जमींदार जो है बंगाल की लैंड काफी ज्यादा फर्टाइल थी और कंपनी को बंगाल में से काफी ज्यादा रेवेन्यू की उम्मीद भी थी, क्योंकि इस समय उससे पहले कंपनी काफी ज्यादा बेनिफिट ग्रो कर चुकी, जहां से सिल्क को प्रोड्यूस करती थी, इंडिगो को सेल कर इंडिगो को ग्रो करवा के इंग्लैंड में बेचती थी, ठीक है। तो जमींदार हैड कभी कभी जो बंगाल के बड़े बड़े उनके नीचे 400 तक विलेज आते थे और एक जो जमींदार वो 400 विलेज का मालिक होता था। तो जम इसी वजह से परमानेंट सेटलमेंट में कंपनी ने जमींदार को ही एक मतलब रेवेन्यू कलेक्टर समझ रखा था, ठीक है, कि वो रेवेन्यू कलेक्टर का काम करेगा, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पेड रेवेन्यू कंपनी, और एक फिक्स रेवेन्यू ही देना, मान लो कंपनी ने आपको बोला 500 रेवेन्यू, तो अगर किसी गांव से 700-800 रेवेन्यू मिलता है तो कंपनी को 500 देके बाकी 300-400 रुपया वो कुछ किसान को देगा, कुछ अपने पास रखेगा और कुछ लैंड में इन्वेस्ट, ये कंपनी सोचती थी, ठीक है, दिस इज नॉट माई ओन वर्ड, दिस द थिंक अबाउट द कंपनी, ठीक है, ये नहीं, ही वाज एक्सपेक्टेड टू पे द कंपनी रेगुलर, इससे कंपनी को रेगुलर इनकम आती रहेगी, रेगुलर फेल विच स्टेट कुड बी ऑक्शन, अगर वो कंपनी को रेवेन्यू नहीं दे पाएगा तो हम उनके पास एक था कि उनकी ऑक्शन को सेल कर दिया जाएगा और सनसेट लॉ के तहत
वो जो उसकी प्रॉपर्टी जो सेल की है उससे कंपनी को अपना रेवेन्यू मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन जहां पर यही है कि जमींदार पेमेंट देने में डिफॉल्ट क्यों कर रहे हैं, वाई द जमींदार डिफॉल्टेड द पेमेंट। अब हम इसी को देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि वाई द जमींदार डिफॉल्टेड द पेमेंट। ओके, अब वाई द जमींदार डिफॉल्टेड द पेमेंट, क्योंकि जिस समय रेवेन्यू लाया गया था, ठीक है, जिस समय जो रेवेन्यू लाया गया था उस समय कंडीशन अच्छी नहीं थी। ये हमने अभी एक वीडियो में देख लिया। फीचर्स क्या था, ठीक है, व्हाट आर द, पहले हम फीचर देखते हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए परमानेंट सेटलमेंट। द फीचर्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट क्या देंगे कि जो जमींदार थे वो एक मतलब कि इधर, ठीक है, राजा और तलकुदर क्या थे, जमींदार के राजा एंड तलकुदर कन्वर्टेड एज ए जमींदार, ठीक है, क्योंकि शुरू शुरू में जो राजा और तलकुदर थे वो जमींदार थे, ठीक है। अब राजा लैंड ओनर न रह के एक रेवेन्यू कलेक्टर बन चुके थे स्टेट का। एक एक राजा के नीचे 400 तक बिले जाते थे, ठीक है। दे कलेक्ट द रेंट एंड पे द फिक्स अमाउंट एंड कीप द एक्स्ट्रा इनकम। वो क्या करते थे, कंपनी तरफ से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और एक फिक्स अमाउंट कंपनी को देके एक्स्ट्रा इनकम अपने पास रख लेते थे, और कंपनी भी जैसे उनके रेगुलर बेस पर इनकम होती रहेगी। अगर वो कंपनी को फेल हो जाते हैं अमाउंट देने में तो उनकी स्टेट को ऑक्शन कर दिया, इफ ही फेल टू पे अमाउंट टू बी स्टेट भी ऑक्शन, ठीक है। अब फीचर्स क्या थे परमानेंट, फीचर यही थे, ब्रिटिश ये सोचती थी कि रेवेन्यू फिक्स करने से क्या होगा कि जो ब्रिटिश जो जमींदार होंगे वो रेवेन्यू, जो बचा हुआ रेवेन्यू है, जो एक्सेस रेवेन्यू वो लैंड में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। ये डन कुड इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर, और इससे क्या होगा, एक लॉयल जमींदार की एक फौज खड़ी हो जाएगी, रिच फार्मर की फौज खड़ी होगी जो कंपनी के फेथफुल रहेंगे, ठीक है। हाउएवर फिर भी जमींदार रेगुलरली पे मतलब फेल करते थे रेवेन्यू डिमांड को पूरा करने में, वो कभी भी कंपनी को टाइमली रेवेन्यू नहीं देते थे। इसके बहुत से कारण, अब वही कि व्हाट वाज द जमींदार टू फेल द रेवेन्यू। देखो, द जमींदार फेल टू पे द फिक्स अमाउंट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। देखो फॉलोइंग रीजन है जिससे जमींदार जो है कंपनी को रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट फर्स्ट रीजन क्या है कि फर्स्ट रीजन है कि इनिशियल डिमांड काफी ज्यादा थी। कंपनी ने शुरू में ही इनिशियल डिमांड काफी ज्यादा रख ली थी, क्योंकि कंपनी को पता था कि एक रेवेन्यू को, एक परमानेंट सेटलमेंट के तहत हमें एक फिक्स रेवेन्यू ही लेना है। अगर कल को क्रॉप्स अच्छी होगी, कल को प्रोडक्शन अच्छी होगी तो हम बड़ी हुई क्रॉप में से बड़ी हुई इनकम नहीं की डिमांड नहीं कर सकते। इफ द क्रॉप्स वाज गुड इन ए फ्यूचर we cannot get a higher income from the increasing production. So in the initial stage the company was very clever, they make a very high demand of revenue. Second, when the revenue was introduced, when the permanent central was introduced, समय काफी ज्यादा फेमाइन पड़ रहे थे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर के प्राइस भी काफी ज्यादा कम थे और कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं खरीद रहा था। इस वजह से भी रॉयल जो है फेल हो रहे थे जमींदार को रेवेन्यू देना। अगर जमींदार फेल हो रहे हैं रेवेन्यू देने के लिए तो वो आगे जाके कंपनी को कैसे देंगे। देखो दो चीजें हैं, पहले तो इनिशियल डिमांड में ही कंपनी ने रेवेन्यू काफी ज्यादा हाई रखा हुआ था। सेकंड, जिस समय ये रेवेन्यू इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, उस समय एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर की प्राइस का मतलब अच्छे नहीं रहे, फमाइन की वजह, लोगों के पास इनकम नहीं थी, वो प्रोड्यूस कैसे खरीदेंगे, तो वो अनएबल थे पे करने के लिए ड्यू टू जमींदार। वो जमींदार को मतलब रेवेन्यू नहीं देते। अगर जमींदार को रेवेन्यू नहीं मिल रहा है फार्मर से, रेयर से, तो जमींदार कंपनी को कैसे देगा, ठीक है ना। रेवेन्यू वाज इनवेरिएबल रिगार्डलेस ऑफ द हार्वेस्ट, इवन इफ क्रॉप फेल द रेवेन्यू हैव टू पे पंक्चुअली। अब रेवेन्यू तो हर हालत में देना ही पड़ता था। अंडर द परमानेंट सेटलमेंट हर हालत में आपको रेवेन्यू देना ही पड़ता था, क्योंकि अगर देखो जो इंडिया का उस समय जो इंडिया की जो एग्रीकल्चर है दैट टाइम आल्सो डिपेंडेंट ऑन ए मानसून। आज भी इंडिया का एग्रीकल्चर मानसून के ऊपर ही डिपेंड है। हालांकि आज हमारे पास बहुत सी इरिगेशन फैसिलिटी है, वी हैव लॉट्स ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, बट वी टोटली टुडे आल्सो डिपेंड ऑन ए मानसून। तो हम उस 17th सेंचुरी की बात करें, आज से 400-500 साल पहले की बात करें, तो उस समय इतने ज्यादा ब्रिटिश ने बेशक
रेवेन्यू की डिमांड तो करती थी, लेकिन उन्होंने कोई भी इरिगेशन डेवलपमेंट के लिए कोई भी स्टेप नहीं उठाए थे। और जो जो एग्रीकल्चर था वो मानसून के ऊपर ही डिपेंड था। वो मतलब क्लाइमेटिकल कंडीशन, अगर क्लाइमेट अच्छा नहीं है तो हार्वेस्ट भी अच्छा नहीं होगा। क्रॉप फेल्ड होगी तो वो रेवेन्यू कैसे पंक्चुअली पेड करेंगे, कम रेट जो है जमींदार को कैसे देगा, और जाके जमींदार आगे कंपनी को कैसे देगा, क्योंकि टोटली जो हार्वेस्ट है वो फेल हो रहा था, क्योंकि कभी कभी बारिश अच्छी नहीं होती, कभी कभी बहुत ज्यादा बारिश हो जाती थी। ठीक है, हमने देखा भी है कि आफ्टर दी बैटल ऑफ प्लासी के बाद काफी ज्यादा फमाइन पड़े, और फमाइन के बाद काफी ज्यादा बारिश भी पड़ी कि आधा का आधा बंगाल भी डूब गया, लोगों के भी मरना शुरू हो गए। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इन द परमानेंट सेटलमेंट दैट वाज सनसेट लॉ, वो अभी हमें वीडियो में देखा। अकॉर्डिंग टू दिस, अगर कोई जमींदार अपना रेवेन्यू सनसेट तक नहीं देता, एक डेट फिक्स कर दी जाती, मान लो 26 जून, मतलब 1794, ठीक है, तब तक हमें रेवेन्यू देना पड़ेगा। अगर रेवेन्यू नहीं देना दिया जाता था तो जो कंपनी है वो जमींदार की प्रॉपर्टी की ऑक्शन कर दी जाती थी। इसमें ज्यादातर प्रॉब्लम जमींदार को ही आ रही थी, ठीक है ना, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ऑक्शन हो रही थी, और जमींदार एक रेवेन्यू कलेक्टर बन के रह गया था, उसके बाद अपनी कोई अथॉरिटी भी नहीं, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि ब्रिटिश ने उसकी अथॉरिटी को भी कम कर दिया था। पहले वो एक फिगर फादर होता था बंगाल में, ठीक है। दिस वाज द रीजन कि व्हाई द जमींदार फेल टू पे द रेवेन्यू। अब थोड़ा इसको इसमें समझते हैं। रिगार्डलेस ऑफ द पुअर हार्वेस्ट, रेवेन्यू हैड टू बी पेड पंक्चुअली, ठीक है। पुअर हार्वेस्ट की वजह से भी जो रेवेन्यू पंक्चुअली ही पेड करना था, लेकिन वो नहीं हो रहा था। इफ पेमेंट डिड नॉट कम सनसेट के दिन, ये मैंने आगे पढ़ा दिया। एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर के प्राइस अच्छे नहीं थे, डिफिकल्टी थी पीजेंट्स की मतलब रेवेन्यू देने के लिए। इनिशियली पावर ऑफ जमींदार कलेक्ट रेवेन्यू वाज लिमिटेड, क्योंकि जो जमींदार की पावर को लिमिटेड कर दिया था मतलब ब्रिटिश ने। इनिशियली डिमांड वर वेरी हाई, शुरू शुरू में डिमांड ही काफी ज्यादा थी। समटाइम जो रिच रैयत होते, फार्मर जो गांव में रहने वाले, अब जो जमींदार है वो तो गांव से दूर अर्बन एरिया में रहता था, लेकिन गांव में रहने वाले कुछ रिच रैयत होते जिन्हें जोतोदार कहते थे, वो डेलिबरेटली पीजेंट्स को मतलब रीजन को प्रवोक करते थे कि आप जमींदार को रेवेन्यू मत दो, ठीक है। उसकी पावर को हमेशा कम करने की कोशिश करते, क्योंकि वो खुद जमींदार बनते थे। मेजर टेकन बाय कंपनी टू कंट्रोल द जमींदार, देखो जमींदार एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर माना जाता था उस समय बंगाल में, और अभी भी ब्रिटिश को भी लगता था कि जमींदार एक मेजर फिगर है, क्योंकि वो ही रेवेन्यू कलेक्ट करके लाता है। लेकिन इसके अलावा भी जो है कंपनी मतलब जमींदार के ऊपर कंट्रोल करके रखना चाहती थी। द कंपनी ट्राई टू कंट्रोल बाय टेकिंग सम मेजर, द ट्रूप्स ऑफ द जमींदार वर डिसबैंडेड, जो ट्रूप से जमींदार के उनको डिसबैंड कर दिया था, ठीक है। कोर्ट्स वर प्लेड अंडर सुपरविजन कलेक्टर पॉइंट बाय, पहले जो कोर्ट जो है जमींदार लगाता था अपने गांव में, एक मतलब जस्टिस का काम भी करता था, ठीक है। जमींदार की मतलब आर्मी को भी डिसबैंड कर दिया था। दूसरा जो वो कोर्ट लगाता था, ठीक है, उसको भी डिसबैंड कर देता। अब जो सारे जो डिसीजन वो कलेक्टर लेता था, जो कंपनी के द्वारा अपॉइंट किया जाता था। द जमींदार लूज देयर पावर टू ऑर्गेनाइज लोकल जस्टिस, अब जमींदार के पास इतनी पावर भी नहीं थी कि वो लोकल जस्टिस प्रोवाइड कर सके, लोकल पुलिस भी नहीं थी उसके पास अपनी। इन कोर्स ने कलेक्टर मान जाए पावरफुल अथॉरिटी, और उस टाइम में कंपनी ने अपने ही कलेक्टर को एक पावरफुल अथॉरिटी बना के रख दिया था, जिससे जमींदार की पावर बिल्कुल कम हो गई। वैन एबल जमींदार फेल टू पे जमींदारी पर, और जब कभी जमींदार रेवेन्यू देने में फेल हो जाता, वैन एवर कभी भी जब जमींदार अपनी रेवेन्यू देने में फेल हो, और बहुत से टाइम भी फेल होता था, तभी तो उसकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन किया जाता, जैसे हमने शुरू में था ना, ऑक्शन इन मतलब वर्तमान, ठीक है ना, तो उसकी जो प्रॉपर्टी ऑक्शन कर दी जाती थी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। जब जमींदार की पावर कम हो रही थी तो एक पावरफुल फिगर हमारा जोड़ा था बंगाल साइड में, डैडवल काल दे जोतोदर। जोतोदर को समझने से पहले, ठीक है, जोतोदर को समझने से पहले हम देखते हैं जोतोदर कौन थे। जोतोदर वाजे रिच पेजेंट्स, ठीक है, जोतोदर वाजे रिच पेजेंट्स, ठीक है। तो जोतोदर क्या थे, अकॉर्डिंग टू सर्वे ऑफ फ्रैंके बुकाना, देखो ये फ्रैंके बुकाना के थे। फ्रैंके बुकाना एक जो जियोलॉजिस्ट थे, ज्योग्राफर थे और सर्जन थे, जो काफी टाइम से मतलब इंडिया में रह रहे थे। अंडर लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में वो मतलब इंडिया में रह रहे। एक फिजिशियन थे, ज्योग्राफर थे, बोटनिस्ट थे
एंड जियोलॉजिस्ट थे। ही वॉज लिविंग इन दी इंडिया ड्यूरिंग द टाइम पीरियड 1794 टू 1815। इन्होंने ही मतलब कलकत्ता के अलीपुर में एक चिड़ियाघर भी स्टैब्लिश किया था। तो इन्होंने काफी हेल्प की थी मतलब जमींदार को। तो जोतोदर ऑफ मतलब जोतोदर ऑफ जोतोदर कौन थे? ही वाला सर्वेयर ऑफ फ्रेंच बुकाना, एक सर्वेयर थे जिन्होंने दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में नॉर्थ बंगाल में रिच पीजेंस के बारे में हमें बताया था। वह नाम है जोतोदर। जो बोलते थे कि रिच पीजेंस जमींदार मतलब जमींदार के नीचे थे, जिन्हें जोतोदर बोलते थे। जब जमींदारों की प्रॉब्लम कम हो रही थी तो ये अपनी पोजीशन को इंक्रीज करते जा रहे थे। जब बहुत से जमींदार क्राइसिस से गुजर रहे थे 18th सेंचुरी में, तो ये जो जोतोदर थे इन्होंने अपनी पावर को काफी ज्यादा इंप्रूव कर लिया था। ठीक है, इन्होंने काफी वास्ट एकड़ एरिया ऑफ लैंड था। समटाइम इनके नीचे थाउजेंड्स ऑफ लैंड हुआ करता, 1000 एकड़ तक लैंड हुआ करता था। ठीक है, ये उस समय की बात है जब परमानेंट सेटलमेंट है, जमींदारों की पोजीशन कम हो रही है। लेकिन एक रिच पीजन दिनाजापुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताते हैं फ्रैंकी बुकाना। ठीक है, वो मैंने आपको पहले बता दिया। ही वाज ए जियोलॉजिस्ट, ही वाज जियोग्राफर, ही वाज ए फिजिशियन एंड आल्सो एस्टैब्लिश्ड ए जू इन द कलकत्ता अलीपुर वर्ड जू। ठीक है, तो जोतोदर एक पावरफुल फिगर थे वैन जमींदार फेस क्राइसिस। उसके बाद काफी ज्यादा एकड़ ऑफ लैंड हुआ करता था। दे कंट्रोल जोतोदर नॉट ओनली control the land but also they also control local trade activity and money lending. Sometimes they give the money lending to the farmer, इसलिए वो अपना फार्मर के ऊपर अपना डोमेशन बना के रखना चाहते थे। जोतोदर का बहुत सा लैंड शेयर कॉपर और अडिहर और बरगदार के द्वारा किया जा रहा। मोजर ऑफ द पार्ट ऑफ द जोतोदर के पास लैंड होती थी, मोस्ट ऑफ द पार्ट वाज कल्टीवेटेड बाय द शेयर कॉपर। शेयर कॉपर जो होते हैं कि शेयर के ऊपर क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। भाई आपने क्रॉप्स ग्रो की, ठीक है, शेयर कॉपर अपना प्लाऊ लेके आते थे, अपने ऑक्शन लेके आते थे। ठीक है, कई कई बार बंगाल में शेयर कॉपर को अडिहर भी बोला जाए, अडिहर आधा लेने वाले बरगदर। तो ये अपना क्रॉप मतलब ग्रो करके जोतोदर अपनी शेयर उस क्रॉप में कुछ पार्ट लेके चले जाते थे। तो जोतोदर जी शेयर क्रॉपर की हेल्प से ही अपनी एग्रीकल्चर करवाता था और शेयर कॉपर को कोई रेवेन्यू वगैरह भी नहीं देना पड़ता था, क्योंकि शेयर को अपना प्लाऊ लेके आते थे और लेबर का काम करते थे। हाफ और प्रोड्यूसर जोतोदर को देते थे, आफ्टर दी हार्डवेयर हाफ अपने पास रख लेते थे। तो दिस वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फिगर दैट टाइम। ठीक है, नाउ पावर ऑफ द जोतोदर। जोतोदर बार मोर पावर देन जमींदार। जो जोतोदर थे वो मोर पावरफुल थे जमींदार से, क्योंकि जमींदार अंडर परमानेंट उनकी पोजीशन डिट्रॉइटेड होने जा रही थी, उनकी पोजीशन खराब होती जा रही थी। ठीक है, अंडर द परमानेंट सेटलमेंट। दूसरे जोतोदर जो रिच पीजन थे उनकी पावर बढ़ती जा रही थी। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता, बड़ी द डिफरेंस बिटवीन द बंगाल जमींदार एंड जोतोदर। वाई वर द जमींदार बारे वाई वर द जमींदार बारे वाई वर द जमींदार ए जोतोदर वर मोर पावरफुल फिगर। ठीक है, तो दिस जोतोदर लिव्ड इन विलेज एंड एक्सरसाइज दैट कंट्रोल ओवर पुअर विलेजर। जो जोतोदर विलेज में ही रहते थे और अपना डायरेक्ट कंट्रोल जमा सकते थे विलेजर के ऊपर, इन कंपैरिजन टू जमींदार लिव्ड इन अर्बन एरिया। और हमेशा जोतोदर जमींदार के अगेंस्ट में रहते थे, क्योंकि वो जमींदार को एक अच्छा इंसान नहीं समझते थे, क्योंकि वो खुद जमींदार बनना चाहते थे या खुद फोर फादर बनना चाहते थे अपने विलेज। जोतोदर रजिस्टर एफर्ट ऑफ जमींदार टू इंक्रीज जामा। अगर कभी जमींदार अपना जामा अगर रेवेन्यू बढ़ाना भी चाहता था तो जोतोदर लोग गांव के लोगों को जब बिल्डर को प्रवोक कर देते थे जामा बढ़ाने के लिए। ठीक है, कि भाई जामा नहीं बढ़ाया जाएगा, आप इसके तो जमींदार ऑफिसर को प्रिवेंट फॉर कलेक्टिंग टैक्स। और जोतोदर जमींदार के ऑफिसर को टैक्स कलेक्ट करने के लिए भी रोकता था। ठीक है, उनके रास्ते में हडल क्रिएट करता था। जोतोदर मोबिलाइज जमींदार दैट डिले द पेमेंट। जोतोदर हमेशा पीजेंट्स को मोबिलाइज करता रहता था कि तुम पेमेंट मत दो, तुम रेवेन्यू मत दो। ठीक है, और जब कभी जमींदार जब पेमेंट नहीं देता था कंपनी को, जब उसकी स्टेट को ऑक्शन किया जाता था, तो जोतोदर पहला इंसान था जो जाके वहां पर बोली बोलता था और उसकी जमींदारी को खरीद लेता। तो इसी तरह जोतोदर उस समय मोस्ट पावरफुल था नॉर्दर्न बंगाल में। इन सम प्लेसेस जोतोदर कॉल्ड हलोदर, घंटीदर और मंडल। कई जगह पर बंगाल में जोतोदर कई जगह पर जोतोदर को हलोदर बोला जाता है, घंटीदर बोला जाता है, मंडल बोला जाता है। अब देखो जमींदार के अंडर तो आपको पता है परमानेंट सेटलमेंट जब से आया था जमींदार काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। अब स्ट्रेटेजी क्या थी कि भाई अपनी जमींदारी को बचाया जाए, क्योंकि जमींदारी इसके लिए एक प्रेस्टीज थी। इन दैट टाइम जमींदारी वाज द मतलब
प्रेस्टीज फॉर द लैंड लॉर्ड। ठीक है, तो जमींदारी को सेव करना, जमींदारी को बचाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये एक प्रेस्टीज का क्वेश्चन है, क्योंकि पुरखों से ही वो जमींदारी करते आ रहे थे। अगर उनकी जमींदारी उनसे छीन ली जाए तो वो लोगों के ऊपर कैसे अपना कंट्रोल कर सकते थे। तो कुछ चीजें वो अडॉप्ट करते थे, जैसे फिक्स्ड सेल वाज बना सकते थे, एक फिक्स्ड सेल वो करवाते। फिक्स्ड सेल का क्या मतलब, देखो जब जमींदार अपना रेवेन्यू नहीं पे करता था तो कंपनी उसके प्रॉपर्टी को ऑक्शन करती थी सनसेट ला के टाइम दिन। ठीक है, तो जमींदार क्या करता था, अपने ही आदमियों को अब ये तो एक अलग चांस है, एक और चांस करता था कि कंपनी ने एक रूल बनाया था कि वुमेन की प्रॉपर्टी उनसे छीनी नहीं जाएगी। जो वुमेन की प्रॉपर्टी उसको कंपनी नहीं खरीद सकती ना बेच सकती थी। तो जमींदार क्या करता था, अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वुमेन के नाम पर ट्रांसफर कर देता था, क्योंकि कंपनी का रूल था कि वुमेन दे कुड नॉट टेक ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन की प्रॉपर्टी उनसे ली नहीं जाएगी। तो इससे कि जब रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ गया, एरिया भी उसके ऊपर ज्यादा बढ़ गया, तो जमींदार बड़ी चालाकी से अपनी सारी प्रॉपर्टी वुमेन अपने हाउस होल्ड वुमेन के नाम पर कर, अपने होम वाइफ के नाम पर, अपने डॉटर के नाम पर, या वुमेन के अपने किसी मतलब फेथफुल इंसान की वुमेन के नाम पर, और बाद में उससे उसे भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल राजा बलवंत ट्रांसफर इस जमींदारी टू मदर। ऐसे एग्जाम्पल राजा बलवंत जिसने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी मदर के नाम पर ट्रांसफर कर दी, क्योंकि कंपनी उसको ले नहीं सकती थी। कई बार जब ऑक्शन करवाती थी कंपनी, इस ऑक्शन को जमींदारी के द्वारा मैनिपुलेट किया जाता। मैनिपुलेट कैसे किया जाता, जमींदार अपने ही एजेंट भेजता था बोली भेजने के लिए। मान लो कोई जमींदार है, अब उसकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन किया जा रहा है, तो ऑक्शन की बोली में ऑक्शन की परचेजर जो बोली बोलने वाले जमींदार की आदमी होती थी। ठीक है, वो क्या करते थे कि जमींदार उनको समझाता था कि तुम्हें इतने इससे ज्यादा बोली नहीं बोलनी है, एंड गिव बैक टू जमीन और बेनिंग अदर परचेजर। ठीक है, और क्या होता है, जो परचेजर होते थे वो बोली बोल के चले जाते, लेकिन प्रॉपर्टी नहीं खरीदते थे। इस तरह जो 3-4 बार ऐसे ऑक्शन की जाती थी ब्रिटिश के द्वारा, लेकिन परचेजर उन्हें कोई नहीं मिलता था, सिर्फ बोली बोलने वाले बोलते थे। ठीक है, ऑक्शन करने वाले बोलते थे, लेकिन लास्ट में आके जमींदार जो है वो प्रॉपर्टी खुद ही खरीद लेता था, कंपनी उनको मजबूर होकर वो प्रॉपर्टी उनको दे देती थी कुछ पैसे लेके। इस तरह जमींदार अपना रेवेन्यू बचा लेता था और अपनी स्टेट और अपनी जमींदारी को भी बचा लेता। डाउट से जमीन पर टैक्ड बाय लठियाल, अगर कभी भूल से भी उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए जमीन बाहर से कुछ आदमी आते थे, तो जो जमींदार के लठियाल थे, लठियाल जिनके पास लाठी होती है, आपने मूवी में देखा जमींदार के पास अपने खुद के आदमी पाले हुए होते हैं उन्होंने। ठीक है, तो वो लठियाल उन आउटसाइडर को इंटर नहीं होने देते थे जहां पर ऑप्शन होती थी, क्योंकि ऑप्शन जो है विलेज में ही होगी। ये प्रॉपर्टी कहाँ पर है, विलेज में ही है जमींदार की। तो उन लठियाल क्या करते, जमींदार के इतने फेथफुल होते थे, वो बाहर के आदमियों को बोली नहीं बोलने देते थे, या एंटर नहीं होने देते ऑन द डे ऑफ ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि वो जमींदारी को अपना एक सेंस ऑफ लॉयल्टी समझते, अपना फोर फादर समझते, क्योंकि डिफिकल्ट के टाइम में जमींदारी उनकी हेल्प करना। देखा जमींदार अथॉरिटी देमसेल्फ है प्रजा सब्जेक्ट। ठीक है, तो क्योंकि वो जमींदार को अपना पूरा का पूरा एक किंग की तरह देखते थे, एज ए प्रजा सब्जेक्ट, क्योंकि जमींदार को अपना एक मतलब एक किंग की तरह देखते थे। ठीक है, इस तरह जो है, इस तरह से वो अपनी जमींदार को बचा लेते थे। कभी कभी लठियाल जो नए लोगों को मतलब नहीं मतलब क्या करते थे, जमींदारी नहीं खरीदने देते थे, क्योंकि वो पुराने जमींदारों से अपना जुड़ा हुआ महसूस करते थे। पुराने टाइम से वो जमींदार, तो इसके लिए वो फेथफुल बने रहे, उनके लोग अपना उनको अपना अन्नदाता समझते थे। तो कोई भी बाहर का आदमी उसकी प्रॉपर्टी को कैप्चर नहीं कर सकता, ना ही खरीद सकता था। ठीक है, अगर जमींदारी चल जाए तो वो इसको अपना इंसल्ट समझते कि हमारी जमींदारी की प्रॉपर्टी कैसे छीन ली। अब इतना सब कुछ तामझाम ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ब्रिटिश मतलब उस टाइम इंडिया में किया जा रहा है। ठीक है, तो ब्रिटिश के काम के ऊपर पूरा का पूरा मतलब नजर रखी जा रही थी, किसके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड में बैठी, कुछ लोग जो इंग्लैंड में बैठे थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्किंग के ऊपर पूरी की पूरी नजर रखे। उसी उसी के तहत एक रिपोर्ट बनाएगी जिसे फिफ्थ रिपोर्ट का नाम दिया जाता है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में मतलब सबमिट करवाई गई। ठीक है, क्योंकि जो भी काम ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो भी ब्रिटिश जो है, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी जब से मतलब बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर हुई है, जब से ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में रूल कर रही थी, और जो जो वो काम कर रही थी उसके ऊपर पूरी की पूरी नजर रखी जा रही थी। उसी
के ऊपर एक रिपोर्ट बनाएगी जिसका नाम रखा गया फिफ्थ रिपोर्ट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबमिट की गई 1813 में। देखो इससे पहले जो हमने पढ़ा उसको समझो, परमानेंट सेटलमेंट हमने पढ़ा। फिफ्थ रिपोर्ट में अपने आप ऐसी रिपोर्ट थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटी के ऊपर, मतलब उसके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पूरी की पूरी नजर रख रही थी। एडमिन ये जो रिपोर्ट थी 1002 पेजेस की थी, और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट 1813 को सबमिटेड करवाएगी, जमा करवाएगी कि उसका, इसमें 800 पेज ऐसे थे जो एपिडिक्स रिप्रोड्यूस किए। मतलब जो पिटीशन जमींदार के द्वारा दी गई, मतलब किसके खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी रैयत की कुछ रिपोर्ट्स थी, रिपोर्ट ऑफ कलेक्टर की थी, बैरियर डिक्स से स्टैटिकल टेबल था पूरा रेवेन्यू कि कंपनी कितना रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है और कितना इंग्लैंड में आ रहा है। ठीक है, पूरे के पूरे नोट से रेवेन्यू के ऊपर जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल की कंपनी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का काम कैसे करिए बंगाल एंड मद्रास में, क्योंकि सॉरी सॉरी जब से कंपनी बंगाल में स्टैब्लिश हुई थी तो बहुत से बड़े बड़े ग्रुप थे, ट्रेडर ग्रुप थे, वो कंपनी की काम के ऊपर बाज कर रहे थे। ठीक है, और वो कंपनी की मोनोपोली से खुश नहीं थे, अपोज थे अगेन द मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी की, क्योंकि ये जो बड़े बड़े ट्रेडर जो इंग्लैंड में बैठे थे, क्योंकि ये भी मतलब इंडिया में उस समय ट्रेड करना चाहते थे, इंडिया नॉट ओनली इंडिया बट आल्सो चाइना, क्योंकि इंडिया में उस समय ट्रेड करने का मतलब काफी, मतलब प्रॉफिट का ट्रेड होता था, काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है इंडिया में ट्रेड करना उस समय, और चाइना के साथ भी। तो वो चाहते थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी को किंग ने, ठीक है, जो किंग ने मतलब एक रॉयल चार्टर दिया है कंपनी को ट्रेड करने का, उसको दोबारा रिवोकेशन, उसको दोबारा चेंज किया जाए। ठीक है, क्योंकि कंपनी की मिस रूल की जो है बातें जो है उस समय, कंपनी की जो मिस रूल की बातें जो है इंग्लैंड में भी करी जा रही, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की बातें होली डिबेटेड हो रहा ब्रिटेन में। ठीक है, कि उसमें ये बोल रहा है कि कंपनी के लोग काफी ज्यादा ग्रीडी हो चुके हैं, जो कंपनी के एम्प्लॉय काफी ज्यादा ग्रीडी, वो अपने मतलब के लिए कंपनी का पैसा यूज कर रहे हैं, अपने खुद का पर्सनल बिजनेस कर रहे हैं कंपनी के पैसों से। ये काफी ज्यादा डिस्कशन किया जाता था। तो देन जब ये चीजें डिस्कशन हुई पार्लियामेंट में, तो कंपनी को एक मतलब एक्ट दिया गया कि आप अपना पूरा का पूरा क्या करोगे, मतलब पूरी की पूरी जो एक्टिविटी आप कंपनी कर रही है उसका पूरा का पूरा रिपोर्ट रेगुलरली इंडिया में जो कंपनी रूल कर रही है, जैसे रूल करे, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन का रूल करे, कैसे फाइनेंस इकट्ठा करे, कैसे रेवेन्यू कले, की पूरी रिपोर्ट जो है हमेशा कंपनी जो है मतलब ब्रिटेन के किंग के पास भेजेगी पार्लियामेंट के। तो इसी रिपोर्ट को फिफ्थ रिपोर्ट कहा जाता है, जो कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उस समय काम करे, इसे वन ऑफ द सच रिपोर्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है, हो एंड प्लो। इसमें आएगा हम उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो पहाड़ी हैं और जो मतलब कि संथाल लोग हैं। ठीक है, अब ये जो पहाड़ी हैं संथाल के लोग हैं, हमें फ्रैंके बुकाना ने बताया। फ्रैंके बुकाना जो फिजिशियन थे जो उस समय इंडिया में आए थे, जिन्होंने बंगाल मेडिकल सर्विस में काम किया था, सर्जन थे, उस समय गवर्नर जनरल थे इंडिया में लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में, 1794 से लेके 1815 तक उन्होंने इंडिया में मतलब रहे और इंडिया के बारे में लिखना शुरू किया। इन्होंने फ्रैंके बुकाना जो एक सर्वेयर थे, एक फिजिशियन थे, एक जियोलॉजिस्ट थे, एक बॉटनिस्ट थे, और इन्होंने एक जू भी बनाया था कलकत्ता में, अलीपुर जू। ठीक है, और एक बोटनिकल गार्डन भी के मतलब ऑफिसर, मतलब चार्ज भी बन के रहे थे। ठीक है, इनकी तो दिस ऑल अबाउट द फ्रैंकी बुकाना, बुकाना एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अब हम इसको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, द हो एंड प्लो, बुचाना एंड इज काउंट। कैसे उसने पहाड़ी लोगों के बारे में बताया, जो पहाड़ी लोग कहाँ से आए थे, कैसे जो कंपनी है राजमहल हिल में इंटर हुई। ठीक है, कैसे उन्होंने संथाल लोगों को अपने साथ जोड़ा, और कैसे संथाल लोगों ने उनके साथ मिलकर काम किया। तो दिस वाल वी कैन कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो। I hope you like this video. Please like and subscribe my channel and also give me a comment. Thank you very much for joining me.